मैं अपनी कछुए की चाल से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था क्योंकि 22 मार्च से प्री फाइनल एग्ज़ाम्स होने थे, यानी सेंड अप एग्ज़ाम, मतलब देखा जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेजेस की बरसात होने लगी। फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। एग्ज़ाम 1 अप्रैल से, मतलब मेरे पास सिर्फ 25 दिन है अपना फाइनल ईयर बचाने के लिए। हैशटैग ट्रॉमा नंबर 1। बट प्री फाइनल तो 31 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं और फाइनल 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। मतलब मुझे फाइनल और प्री फाइनल के बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, मतलब मैं फाइनल के लिए रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। हैशटैग ट्रॉमा नंबर 2। वेट, प्री फाइनल में लगातार 8 दिन का टॉर्चर, मतलब मेरे पास सिर्फ अब 17 दिन बचे। अभी टॉर्चर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। और तुम सीनियर सर विलियम ओजलर ने सही कहा था, मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। बट मेडिकल कॉलेज में तो कभी एग्जाम्स की भी सर्टेनिटी नहीं होती है। कभी एग्जाम्स प्रीपोन हो जाते हैं तो कभी पोस्टपोन। तुम कभी पूरी तरह तैयार ही नहीं हो पाते हो, बस फिर लास्ट में एक ही बात रह जाती है, जो भी होगा देखा जाएगा। बट इतने सालों से जो होता आ रहा है वो अब देखा नहीं जा रहा है। अपना ये वाला साल तो बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस करना है, तो मैं लग जाता हूँ खुद को ऑर्गेनाइज करने में, सिलेबस को समझने में, क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ओवरऑल एमबीबीएस के फाइनल ईयर में 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लेकिन उनमें से भी जो मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं वो 4 ही होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एंड ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट्स में मेनली जो भी मेन चैप्टर्स होंगे मैं उनको यहाँ ऑर्गेनाइज्ड कर दूंगा। जैसे मेडिसिन में मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है सीवीएस सिस्टम को, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और इसी तरह मैं हायरार्की बनाता चला जाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ लिया और मेरा क्या रह गया, और सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। तो अपना सिलेबस तो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। इससे मुझे यही बेनिफिट मिलेगा, जो फालतू के चैप्टर्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे बट वो एग्जाम में नहीं आते थे, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता था, पर अब मैं सिर्फ उसी चैप्टर पर ध्यान दूंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में भी आएगा। मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगा हुआ था कि तभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, सेंड अप एग्जाम प्रीपोन हो गए। हैशटैग ट्रॉमा नंबर 4। मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब जो भी मैंने शेड्यूल बनाया था अब उसका कोई फायदा नहीं। एग्ज़ाम 15 से शुरू होने हैं, इसका मतलब अब एग्ज़ाम में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि 8 दिन में मैं ये सारा सिलेबस कर पाऊंगा। अभी बस मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस कर रहा था। मुझे कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अब अपने आप को, अगर मुझे फाइनल ईयर को पास करना है तो। An hour later. अब मैं चैप्टर वाइज तो पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो मैंने जो अपने लिए नई स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें बस मैं सिर्फ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने जिसको प्रायोरिटी दी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन जो मेरे सीनियर डॉक्टर साहब डॉक्टर वीरेश ने मेरी बुक मार्क की थी, वो सारे क्वेश्चंस को मैं अब एक जगह ऑर्गेनाइज करूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उनको भी चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज करूंगा कि किस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, जिससे मुझे इजी हो जाए उन क्वेश्चंस को फाइंड करना, और वो कितनी बार रिपीट हुआ है तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, और मुझे उससे ये पता चल जाएगा कि मैं उस क्वेश्चन पे कितना वेटेज दूं। तो चलिए करते हैं काम शुरू। One eternity later. तो मैंने अपने दोस्त के साथ क्वेश्चंस की लिस्ट तो मिलकर बना ली है। जैसे मैंने उसको 2 सब्जेक्ट उसको दे दिए थे और बाकी 2 सब्जेक्ट्स मैंने किए थे। जैसे रूमेटोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने मार्क किए थे वो मैंने सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज एक जगह लिख लिए, और उसके बाद जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे उनको अलग जगह से लिख लिया है। तो मुझे ये पता चल जाएगा जैसे इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस 3 बार रिपीट हुआ है तो उसकी वेटेज जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, और जैसे दूसरे क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से अपना टाइम इन क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या पढ़ना है ये तो तैयार हो गया, लेकिन अब कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क।
तो मैंने अपने रिसोर्सेज तैयार कर लिए हैं। मतलब मैंने क्वेश्चंस लिखने के बाद अब मुझे पढ़ना कहाँ से, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगाना पड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ अब क्वेश्चंस को ही करूंगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने नहीं बैठूंगा या किसी चैप्टर को पढ़ने नहीं बैठूंगा। तो उसके लिए मेडिसिन के लिए मैंने जो बुक यूज करनी है वो है जॉर्ज मैथ्यू। मतलब ये मैं पहले भी अभी यही पढ़ रहा था बेसिकली, क्योंकि एग्जाम फ्रेंडली है। और सर्जरी के लिए मैं करूंगा एसआरबी यूज, ठीक है। एसआरबी के बाद जो पीडियाट्रिक्स की एक ही बुक है जो मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ और बाकियों को भी रिकमेंड करना चाहता हूँ, इसके अलावा कहीं मत जाना, ये है घई। घई के बाद अब बचता है हमारा ऑब्स एंड गायनी। तो मैं बता दूं, मैंने सिर्फ ऑब्स एंड गायनी में सिर्फ ऑब्स की बुक खरीदी थी हार्ड कॉपी, गायनी की बुक नहीं खरीदी है मैंने, क्योंकि वो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी जो भी पढ़ना होता था मैं पीडीएफ से पढ़ लेता था। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही एग्जाम मैनुअल्स है हार्ड कॉपी में, एक सर्जरी का और एक ऑब्स का। तो बाकी जितनी बुक्स बची है, जैसे अगर डेविडसन पढ़नी है आपने, हैरिसन पढ़नी है, या कोई भी अगर रेफरेंस लेना है, तो बाकी सारी बुक्स के मेरे पास पीडीएफ है। और ये सारे पीडीएफ जो ये हार्ड कॉपी मेरे पास है, जो भी फाइनल ईयर में बुक्स लगती हैं, इवन जो एमबीबीएस में किसी भी ईयर में बुक्स लगती है, वो सारी की सारी बुक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इवन हैरिसन का जो टॉप मोस्ट लेटेस्ट एडिशन है वो भी मैंने उस पर टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो मतलब अगर आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है तो आप उसको खरीदो मत, आप उसके पीडीएफ निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो आपको मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो अब अपने पास इकट्ठा हो चुका है क्वेश्चंस क्या पढ़ने और रिसोर्सेज पढ़ना कहाँ से है। तो अब जो मैं बेसिकली ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैं इस ईयर में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं करता था। इस ईयर में मैं जो सोच रहा हूँ वो यही करने वाला हूँ कि जो भी मेरे क्वेश्चंस है मैं उनको एक्चुअली लिख लूंगा, कि जो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो मुझे उस पर लिखना क्या है। तो जो सारे एक बार मेरे पास नोट्स जो बनेंगे, तो मेरे पास एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। तो एग्जाम से पहले एक्चुअली जब एमबीबीएस में क्या होता है कि एग्जाम से पहले टाइम ही नहीं मिलता है, आपको लगातार कंटिन्यूअस एक ही गो में निकलना पड़ता है। जैसे अभी मेरे प्री फाइनल्स जो सेंडअप्स हैं वो 8 दिन का है, मतलब 4 मेनली सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 फाइनल पेपर होंगे। तो उन लोगों को वो सारे पेपर मुझे लगातार देने हैं, उसके बाद लगातार मेरे प्रैक्टिकल्स होंगे, तो टाइम नहीं मिल पाता रिवीजन का। तो इसलिए आपको ना सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है। इसलिए मैं इस बार ये स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ जो मैं पहले नहीं करता था। देखते इससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो गाइस, मेरे मेडिसिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये कैसे, किस तरह से की है। जैसे मैंने सीएनएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सबअरेक्नोइड हेमरेज का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी। उसमें मैंने क्या क्या लिखा है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से किए। सबसे पहले उनके कॉजेस, फिर रिस्क फैक्टर्स, देन उसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रीटमेंट। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेने के लिए क्लिनिकल या कॉम्प्लिकेशंस भी उनके लिख दिए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी तरह से किए। और मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो गाइज, कल मेरा प्री फाइनल एग्जाम का पहला दिन है। मतलब मेरा कल मेडिसिन का सेंटअप एग्जाम है। लेकिन अभी तक जो मैंने सोचा था, जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो ये थी कि मैं इन 8 दिन में सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। सिर्फ मैं हर सब्जेक्ट के 50-60% क्वेश्चन तक छू पाया हूँ। तो अभी मेरे पास बस इतना सिलेबस है जो मुझे रिवाइज करना है बेसिकली। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी जो रह गए, वो अब यही हो सकता है कि जब मेरे सेंटअप एग्जाम खत्म हो जाए तो मैं उसके बाद जो 1 वीक मिलेगा उसमें वो सारे करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, अगर फेल भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। अगर सेंडअप में फेल हो जाता हूँ तो मेरे पास 1 वीक है अपने आप को बचाने के लिए। मतलब 1 वीक में मैं थोड़ा ढंग से मेहनत कर लूंगा। अभी मेरा जो प्रैक्टिकल का सिनेरियो है उसमें मतलब मेरे को थोड़ा ग्रिप लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मेडिसिन का प्रैक्टिकल था बेसिकली, जब मेरे क्लिनिक्स थे तो मेरे जो टीचर मुझे अलॉट हुए थे तो वो 20 दिन के लिए क्वारंटीन पे चले गए थे। तो बेसिकली जो भी क्लिनिकल नॉलेज है वो मैंने अपने दोस्तों से सीखी है, और जो बुक से पढ़ के जाता था वो बस वहाँ पे खुद प्रैक्टिस करता था। मतलब वहाँ पे सिखाने के लिए हमें सिर्फ 5 दिन टीचर अलॉट हुआ था, क्योंकि 20 दिन के लिए वो क्वारंटीन हो गए थे और बाकी 5 दिन की हॉलीडेज आ गई थी। तो देखते हैं क्लिनिक्स में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज 22 अप्रैल है। मैं सेंडअप से लेके आज के दिन तक वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बिकॉज मुझे बहुत हेक्टिक होता जा रहा था। जैसे तैसे मैंने अपने प्री फाइनल के 8 दिन के टॉर्चर को सह लिया था, लेकिन उसके बाद जो मुझे 7 दिन मिले थे उसमें मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया था।
मैं अपने जो मैं रात का जो टाइमिंग थी उसको भी मैं मतलब नेग्लेक्ट करके उसमें भी अपने आप को जितने आवर्स में पढ़ाई में दे सकता था मैंने दिए। भले ही मैं जो बीमारी से जूझ रहा हूँ अभी, मतलब उसमें मुझे डेली 2 से 3 घंटे के लिए मुझे पेन होता है। इस बीमारी को एक्चुअली क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर या साइकिल पर पेन रिपीट होती है और ये थोड़ी सीवियर पेन होती है। जैसे मुझे इवनिंग आवर्स में पेन होती है, मतलब मुझे 4 से 7-8 बजे के बीच में कभी भी पेन स्टार्ट हो जाती है और ये हेडेक इतना सीवियर होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस लूज हो रही है। तो मुझे ऑलमोस्ट उसको रिकवर करने में, मतलब ये पेन जो होती है 30 से 45 मिनट्स के बीच की होती है, लेकिन मुझे उसको रिकवर करने में अपनी कॉन्शियसनेस जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो मैं रोज इस चीज से बैटल कर रहा था और साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे फेल नहीं होना है, तो मैं अपने जितने बाकी आर्ट्स में से निकाल सकता था उनको पढ़ाई में दे रहा था। तो मेरी तरह ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और मतलब दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। बस मैं उसी थॉट को सोचते हुए कि इस बार हार नहीं मानूंगा, इस बार कुछ भी हो जाए। मैंने अपने 2 साल लाइफ के इस बीमारी की वजह से वेस्ट कर दिए, बट इस बार मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो मैंने वही सोचा कि अपने आप को जितना मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, अपनी कैपेसिटीज को, अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूँ, मैंने वो किया। अभी मुझे पता नहीं है कि रिजल्ट कैसा होगा, चाहे मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं, अब उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बीच में मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा था, ये कर रहा था, जो वो बीच का टाइम था सेंड अप और फाइनल के बीच में, तो हमेशा यही रहता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन फिर एक अंदर से एक ज़ील आती थी, नहीं इस बार फेल नहीं होना है, इस बार पास होके रहना है। फिर से उठता था और फिर से पढ़ने लग जाता था। तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने किया, मतलब अपने पोटेंशियल को मैं बहुत ज्यादा एक्सीड लेवल पर ले गया था। फाइनल ईयर अपने आप में एक ट्रोमेटिक ईयर होता है, मतलब आपको जो भी आपने अभी तक एमबीबीएस में पढ़ा है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लगानी पड़ जाती है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक। तो थ्योरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। और अगर फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल्स की बात करें तो ये एक अलग ही सीन है। तो सबसे पहले मेरा सर्जरी का वाइवा था। सर्जरी में एक अलग ही सीन चला होता है, लॉन्ग केस अलग होता है, शॉर्ट केस अलग होता है, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी के स्पेसिमेन, सर्जरी की जो जनरल सर्जरीज होती है उनके बारे में। तो ये सब करते करते आपको शाम हो जाती है और फिर शाम जब आप घर पहुंचते हो तो अगले दिन ही आपका मेडिसिन का वाइवा होता है। और मेडिसिन तो एक अलग ही लेवल का खेल होता है भाई। मेडिसिन तो मतलब पता नहीं इस बार कोविड की वजह से बहुत लीनियंसी थी, वरना तो बहुत लगती है मेडिसिन में। तो वहाँ थोड़ी बहुत लगी, लेकिन मतलब थोड़ा जो थ्योरी का बैकअप था उसकी वजह से बच गया था। लेकिन जो मेडिसिन का सबसे लास्ट वाला सीन जो मुझे याद रहेगा हमेशा, मेडिसिन में एक पैनल वाइवा होता है। पैनल वाइवा मतलब आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं आपके पास 3-4 टीचर सामने बैठे हुए, ठीक है, और आप वहाँ अकेले बेसहारा और ऐसे बेबस वहां जाके बैठ जाते हैं। आपके पास सिर्फ 3 मिनट दिए होते हैं उन्होंने और वो रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। बट इस टाइम क्या हुआ था कि थोड़ा लीनियंट रहने के लिए उन्होंने एक पेपर पे क्वेश्चंस लिख दिए थे कि वहां पे 8-10 क्वेश्चंस लिखे हुए पेपर पे, और जैसे ही आप बैठोगे वहां से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इतना फास्ट हो रहा था सब कुछ, मतलब मैं ऐसे चला गया था कि एक अलग ही जोन में चला गया था कि जैसे मेरे हाथ में पेपर आया वहां से फटफट क्वेश्चंस। लेकिन जो वो क्वेश्चंस थे, मतलब मैं अपने आप को थैंक यू करता हूँ कि मैंने सेकंड ईयर में वो चीजें ढंग से पढ़ी थी। मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, जो माइग्रेन के ड्रग्स है ना वो क्या क्या होते हैं। वैसे तो इस फाइनल ईयर के एग्जाम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी कहानियां मेरे साथ हुई हैं, लेकिन अभी मैं उन चीजों को रिकॉल नहीं करना चाहता हूँ। उन चीजों के बारे में हम कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आप लोग ये समझ सके कि हर कोई इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है या जूझ रहा है। कोई फाइनेंशियल कंडीशन से निकल रहा है, कोई अब किसी बीमारी से जूझ रहा है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन हम सबको उन कंडीशंस को परे रखकर अपने जो गोल्स हमने सेट किए हैं उन पर कंसिस्टेंट रहना है। हमने जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना है, उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है। मैं पिछले 2 साल से अपनी लाइफ को ऐसे करता हुआ आ रहा था कि कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाऊंगा तब फिर से ढंग से करूंगा, जब ठीक हो जाऊंगा ढंग से करूंगा। पर वो कभी चीज मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा हो पाऊंगा। तो मैंने उस टाइम को ही कट कर दिया कि इस टाइम तक मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके बाद जो टाइम बचता है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये तब साकार हो जाएंगी अगर मैं पास हो जाता हूँ। लेकिन अगर मैं फेल हो जाता हूँ तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से शायद 200% दिया इस बार। तो मुझे उस चीज की खुशी है कि मेरा जो पोटेंशियल था मैंने वो वापस गेन कर लिया है। तो
अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। वैसे मैं पिछले 2 महीने से अपने रूम से बाहर नहीं निकला था, तो मैं अभी पार्टी करने जा रहा है। उसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग।